में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विप्रेयसी लक्षण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था और कितने जो विप्रेयसी लक्षण है उसका प्रयोग किया। तो मेंडल ने कितने विप्रेयसी लक्षणों का प्रयोग किया था? 7 विप्रेयसी लक्षणों का। देखो कि जो मेंडल है उसने 7 विप्रेयसी लक्षणों का प्रयोग किया और फिर भी इतना सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद भी जो इनका प्रयोग है वो अपेक्षित रहा। क्यों अपेक्षित रहा? देखो कि पहला कारण था वो एक क्या थे? पादरी थे। दूसरा कि उन्होंने जो पादपों में संकरण अपनी पुस्तक प्रतिपादित की थी, प्रकाशित की थी, उस समय जो नव डार्विनवाद, जो डार्विन की पुस्तक थी नव जीवनवाद वाली, तो उसमें क्या थी वो तब प्रकाशित हुई थी, तो उससे लोगों का दिलचस्प उसमें ज्यादा था, इसीलिए लोग इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और तीसरा था कि जो उन्होंने जो अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी वो एक प्रतिष्ठित पुस्तक में प्रकाशित नहीं की, ये कारण था तीसरा। और चौथा कारण क्या था कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? सांख्यिकी व गणित में। तो लोगों ने क्या किया, उनकी जो प्रयोग था उस पर ध्यान नहीं दिया। ये थे कि जो मेंडल का सिद्धांत था वो अपेक्षित रहा, लोग इस पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। पहला वो क्या थे? मठ के पादरी थे। दूसरा कि उन्होंने जो अपनी पुस्तक प्रतिपादित की थी वो एक प्रतिष्ठित पुस्तिका प्रकाशन नहीं कर पाए। तीसरा था कि सांख्यिकी और गणित में दिया था उन्होंने अपना प्रयोग, इसलिए वे उपेक्षित रहा। तो ये था मेंडल के उपेक्षित रहने का कारण। अब देखो कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो 7 जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों का प्रयोग किया था वो कैसे? देखो पहला है पादप की स्थिति। तो देखो इसमें मान लो ये है प्रभावी, अप्रभावी और प्रभावी। यहाँ देखो कि पादप की स्थिति की जो पादप की स्थिति है उसकी लंबाई कैसी होगी या बोना होगा। तो प्रभावी लक्षण तो कौन सा हुआ? लंबे, जो पौधा लंबा होगा वो क्या होगा? प्रभावी, और जो बोना होगा वो क्या होगा? अप्रभावी। फिर दूसरा पुष्पों की स्थिति की, जो पुष्प लगते हैं पेड़ पे, पुष्प लगते हैं तो कक्षस्थ में एक तो गया, देखो देखो पुष्पों की स्थिति तो शीर्षस्थ और कक्षस्थ। तो शीर्षस्थ तो क्या है? प्रभावी लक्षण, जबकि अप्रभावी तो है शीर्षस्थ और प्रभावी है कक्षस्थ। तो शीर्षस्थ किसे कहेंगे? ये जो फ्लावर लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं, ये तो कौन से कहलाएंगे? शीर्षस्थ। फिर देखो प्रभावी लक्षण है कक्षस्थ, यानी कि जो साइड में लगे होते हैं फ्लावर पुष्प, ये कौन से कहलाते हैं? कक्षस्थ। देखो फिर पादपों, फलों का आकार, कि फल कैसे हैं? फूले हुए हैं या संकुचित है? तो जो संकुचित होगी वो जो फल है वो चिपके हुए से होंगे, संकुचित होंगे, सिकुड़े हुए, तो वो कौन से लक्षण है? सिकुड़ा हुआ, अप्रभावी। जबकि जो फल फूला हुआ होगा वो क्या होगा? प्रभावी लक्षण। फिर देखो चौथा अपने फली का आकार, की जो फली बनती है वो कैसे आकार की होगी? तो पीली होगी, जो फली पकी नहीं होगी वो तो क्या है? पीला कलर की होगी, तो वो तो क्या है? अप्रभावी। जबकि जो हरे कलर की होगी, पकी हुई होगी, वो क्या कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी? प्रभावी। फिर देखो बीज का आकार,
बीज कैसा होगा, एक तो होते हैं झुर्रीदार और एक होते हैं गोल। तो जो झुर्रीदार है बीज है वो तो कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण, जबकि जो गोल बीज है वो क्या है, कौन सा लक्षण है, प्रभावी डोमिनेंट। फिर देखो छठा है बीज कवच का रंग, जो बीज पाया जाता है जिस खोल में कवच में, उस जो कवच बीज के कवच का आकार कैसे होगा, तो जो अप्रभावी वो तो कौन सा है, सफेद, यानी कि जो सफेद होगा कवच वो कौन सा कहलाएगा, अप्रभावी। जबकि प्रभावी कौन सा है, धूसर, यानी कि ब्राउन कलर का होगा, जिसका कवच बीज का वो अच्छे से पका हुआ होगा, वो कौन सा करेक्टर होगा, डोमिनेंट, प्रभावी। फिर देखो बीज पत्र का रंग, जो बीज है उसका रंग कैसा है, तो देखो जो पका हुआ होगा वो हरा सा है, तो वो कौन सा है, अप्रभावी। और जो प्रभावी होगा उसका कलर कैसे होगा, बीज पत्र का पीला। तो ये है मेंडल के द्वारा बताए गए 7 जोड़ी विक्रियाशील लक्षण। इन लक्षणों के और पूरे सिद्धांत देने के बाद में जो मेंडल का सिद्धांत है उसे क्या क्या कहा गया था, मेंडलवाद। क्या कहा गया, मेंडलवाद, मेंडलवाद या मेंडेलिज्म थ्योरी। यह हो गया मेंडलवाद। मेंडल ने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो क्या कहलाता है, मेंडलवाद। अब देखो ये 7 जोड़ी विक्रियाशील लक्षण दे दिए, उसके बाद में देखो प्रभावी और अप्रभावी किसे कहते हैं, देखो प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण में जो लक्षण किसे कहेंगे, प्रभावी, अप्रभावी, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते वो तो कहलाते हैं अप्रभावी, और जो दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं वो कौन से लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट लक्षण। तो भी जाना ये हो गया प्रभावी और अप्रभावी। अब देखो कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो किस प्रकार किया, किस तकनीक से किया, कौन सी विधि काम में की, वो देखो। अब है मेंडल की संकरण विधि। देखो मेंडल ने जो अपने मर्डर के प्रति रिसर्च किया था तो वो किस तकनीक से किया है, उसमें कौन सी तकनीक काम में ली थी, या बोल दो तकनीक। देखो सबसे पहले जब मेंडल ने मर्डर का पता लिया तो देखो संकरण के पूर्व मेंडल ने परिपक्व पुष्प से परागकोश को हटा दिया। परागकोश यानी कि
जो नर जननांग है उसको क्या कर दिया, हटा दिया। जो नर पुष्प का नर जननांग भाग था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रक्रिया को, जो परिपक्व पुष्प के परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन। विपुंसन कहते हैं। कि मेंडल ने मटर का पौधा दिया और उसमें जो परिपक्व फल फूल पुष्प था उसे क्या कर दिया, जो नर जननांग वाले भाग थे उनको क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। फिर देखो, फिर जो मेंडल मटर का पौधा था उस पे क्या कर दिया उन्होंने, जो प्लास्टिक की थैली वो बांध दी। पुष्प पर परागण को रोकने के लिए प्लास्टिक की थैली से बांध दिया। क्या किया, जो मटर का पुष्प लिया उसको क्या कर दिया, जो परागण की क्रिया उसको रोकने के लिए उस पे क्या बांध दी, प्लास्टिक की थैली है। क्या नहीं हो पाए, परागण की क्रिया नहीं हो पाए। तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो पुष्प था उससे क्या हटा दिया, नर जननांग को हटा दिया। तो जो बाकी का पुष्प बचा वो कौन सा जननांग था, मादा जननांग। तो मादा जननांग भाग को रखा। फिर देखो कि नर जननांग रहित भाग पर अन्य पुष्प के पराग कणों के द्वारा परागित किया। तो उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक की थैली लगा रखी थी उसको हटा के जो नर जननांग रहित भाग था, जो मादा जननांग वाला भाग, उस पे क्या किया, पराग कणों को जो वर्तिकाग्र थी उस पे क्या करवा दिया, परागित करवाया और बीज बनने दिए। फिर देखो जो बीज प्राप्त हुए, बीज प्राप्त हुए उनको उगाया। कि जो पराग से परागित कराया, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, थैली को, जो प्लास्टिक की थैली थी उसे वापस से क्या कर दिया, उसको पौधे को बांध दिया। बांधने के बाद में उसमें क्या बनने दिए, बीज बनने दिए। और जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को क्या किया, वापस से उगाया। तो देखो उन बीजों को उगाने से जो बीज तैयार हुए थे उन बीजों को क्या किया, उन्होंने वापस से उगाया। प्राप्त बीजों को उगाया और उनसे जो संतति प्राप्त हुई वो कौन सी संतति कहलाती है, F1PD। कौन सी कहलाई, F1PD।
इन बीजों को क्या किया था, वापस से उगाया, और इन बीजों को उगाने के बाद में जो संतति प्राप्त हुई वो कौन सी संतति कहलाती है, F1 पीढ़ी, प्रथम संकरण पीढ़ी। अब देखो प्रथम संकरण पीढ़ी प्राप्त हो गई, उसके बाद जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को स्वपरागित करवाया, कि जो F1 पीढ़ी थी उस जो संतति प्राप्त हुई उसको क्या किया उन्होंने, वापस से स्वपरागित करवाया। तो उससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई थी हमें, F2 पीढ़ी, यानी कि द्वितीय संकरण पीढ़ी। तो ये हो गया F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया उसके बाद में जो बीज उगाए तो उनसे प्राप्त संतति की कौन सी पीढ़ी कहलाती है, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी को आपस में स्वपरागित कराने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी। आगे पढ़ेंगे हम प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, संयुग्मजीव, जीनोटाइप और फिनोटाइप।